नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में कि हम लोग जल्दी ही करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यू टाइप के वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। इसमें अभी हमने जो प्लान किया है कि जनवरी से लेकर के, और चूँकि अगस्त में एग्ज़ाम है तो मेरे ख्याल से 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना रहती है। तो जनवरी से लेकर के 15 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को हम डिफरेंट वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगते हैं उसके हिसाब से एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपको प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स का टॉपिक ऐसा है कि जो हर बार आपको नया पढ़ना पड़ता है। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनके बाकी पेपर जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो ट्रेडिशनल पोर्शंस हैं वो तैयार रहते हैं, फिर भी करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के प्रारूप में बहुत तेज़ी से चेंजेस करते जा रहा है आयोग। जैसा कि आपने अगर पिछले एग्जाम दिए हैं तो आपने देखा होगा कि पहले क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे। अब वन लाइनर क्वेश्चंस के जगह पे वन लाइनर क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, पर उनका रेशियो अब कम होता जा रहा है और प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा कठिन होता चला जा रहा है। देखिए, आयोग प्रश्नों का स्तर कठिन बनाने के लिए क्या कर सकता है? दो चीज़ें जनरली अगर एक क्वेश्चन बनाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए वो क्या करता है कि या तो बहुत ही इररिलेवेंट, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट, बहुत ही छोटी सूचना आपसे पूछ लेगा वन लाइनर, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी बहुत से, कोई बहुत छोटा सा सम्मेलन हुआ, कोई बहुत छोटा सा अननोन सा अवार्ड हुआ, ये पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। दूसरी चीज़, दूसरा काम वो क्या कर सकता है कि जो वेल नोन चीज़ है, जैसे एचडीआई है, तो एचडीआई एक बहुत ही वेल नोन चीज़ है, सभी लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में भी आप लोग मोटी मोटी चीज़ें ज़्यादातर करंट अफेयर्स में अब तक पढ़ते रहे। तो उससे वो क्या कर सकता है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मली लोग स्किप कर देते हैं, नहीं ध्यान रखते हैं, वो चीज़ पूछ सकता है। और ये चीज़ सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए ही नहीं, ये मतलब अब जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए एक बहुत ही वेल नोन टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, कि भारत में पहली रेल कब चली थी। 1853 में, सभी लोग जानते हैं डलहौजी के टाइम पे चली थी। तो ये तो बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, डलहौजी के टाइम पे चली थी, 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर बहुत सारे हर बार बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे। अब अगर ये पूछा जाता है तब तो ठीक है, वेल नोन फैक्ट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब अगर इसी से पूछ ले कि जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, या जो पहली बार जो मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चली थी वो कितनी दूरी तक के लिए चली थी। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट का, जिस पे नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते। आपको जल्दी कहीं मिलेगा भी नहीं कि पहली ट्रेन का नाम क्या था, कितनी दूरी थी, ठीक है। तो अब इस तरह की चीज़ें करंट में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। छोटी इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट चीज़ों की छोटी छोटी बातों को वो पूछ रहा है। करंट अफेयर्स की तैयारी के बारे में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह का ट्रेंड अब है, किसी एक सोर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आप किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में छूट जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप करंट अफेयर्स के लिए डिफरेंट सोर्सेज को ट्राई कीजिए, डिफरेंट सोर्सेज से उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी भी सोर्स में सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएं ये जरूरी नहीं है। तो कुछ सोर्सेज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए जो रेगुलर मैगजीन आप लोग लेते हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, या दृष्टि की मैगजीन आती है। इसके अलावा छोटे छोटे पतले पतले मंथली मैगजीन्स और भी आती हैं जिसमें सिर्फ करंट अफेयर्स या पॉइंट वाइज पॉइंटर फॉर्म में दिए रहते हैं, वो भी ले सकते हैं आप अलग अलग सोर्सेज से। ऑनलाइन रिसोर्सेज पे देखें तो ई दृष्टि है, निर्देशक.com है, ऐसे ही ऑनलाइन तैयारी ऐप है। मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उन वेरियस सोर्सेज को आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट आपको करंट अफेयर्स पे ही लगाना है। जो लोग मेंस दे के आए हैं उन्होंने भी जीएस के लिए पढ़ाई की होगी, तो जीएस के बाकी पोर्शंस पे उनको कम पढ़ना है, करंट अफेयर्स ही ज़्यादा पढ़ना है। और करंट अफेयर्स अब चूँकि अब तो निगेटिव मार्किंग है, तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो 30 से 35 क्वेश्चन तक रहता है। तो ये 30-35 क्वेश्चन अगर आप सॉलिड कर लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब जो पेपर होने वाला है निगेटिव मार्किंग वाइज उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे अब तक 104, 105, 97, 97 तक ऐसे रहता था, तो अब वो 80s में आ जाएगा, 85 तक आ जाएगा। तो उसके लिए अगर आप 30 क्वेश्चन सॉलिड कर लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने जो प्लानिंग की है जनवरी से लेकर के जुलाई तक के करंट अफेयर्स को हर महीने के 50 से 60 या उससे ज़्यादा अगर डिपेंड करता है
आने वाले महीनों में। तो इसको हम लोग 2-2 पार्ट में डिवाइड करके एक महीने के करंट अफेयर्स के MCQ 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनवरी का करंट अफेयर्स पार्ट 1, ठीक है। और ये अभी इसके बाद आप क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, और साथ ही साथ उसका PDF जो है वो हमारे 1-2 दिन के बाद टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि वो PDF फॉर्मेट में प्राप्त कर सके, और उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्त, नाबार्ड की अधिकृत पूंजी जो पहले 5,000 करोड़ रुपए थी उसको बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है? ऑप्शन है A 10,000 करोड़, B 20,000 करोड़, C 30,000 करोड़ और D 40,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 30,000 करोड़ रुपए। पहले 5,000 करोड़ था और उसको अब बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड जो कि कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने के क्रम में इसकी अधिकृत पूंजी को बढ़ा के 30,000 करोड़ किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेटमेंट है, देश का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश के पाता में लगाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है, पाता मिर्जापुर जिले में अवस्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह प्लांट NTPC द्वारा लगाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, उस कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है कि केवल पहला कथन सही है, दूसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा है तीनों सही हैं, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट कि देश का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट उत्तर प्रदेश के पाता में लगाया जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर प्लांट है। पहला सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो पंजाब के अमृतसर में लगाया गया है, 2015 में लगाया गया था, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, पाता मिर्जापुर जिले में अवस्थित है, ये भी गलत है। पाता जो है मिर्जापुर जिले में नहीं अवस्थित है, ये औरैया जिले में अवस्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट जो कि ये प्लांट NTPC द्वारा लगाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यह प्लांट गेल द्वारा लगाया जा रहा है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो है D, कोई भी ऑप्शन इसमें से सही, कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, खाड़ी क्षेत्र के किन दो देशों ने 1 जनवरी 2018 से वैट व्यवस्था शुरू कर दी है? वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पहले यहाँ के आप लोगों को पता होगा खाड़ी देशों में कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि तेल पर निर्भरता कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी दबाव है इनके ऊपर, IMF की तरफ से भी। तो इसलिए ये लोग वैट की व्यवस्था शुरू की है इन्होंने। तो 2 देश हैं जिन्होंने वैट व्यवस्था शुरू की है 1 जनवरी 2018 से, बाकी अन्य देश भी इस पर सहमत हो गए हैं जो 2019-2020 से लागू करेंगे। तो आपको बताना है कि किन 2 देशों ने शुरू किया है। पहला ऑप्शन है A सऊदी अरब और कुवैत, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरब और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, तीसरा है UAE और कुवैत, चौथा है सऊदी अरब और बहरीन। तो सही आंसर इसका है सऊदी अरब और UAE, इन दोनों ने 1 जनवरी 2018 से यह व्यवस्था शुरू कर दी है, और बाकी जो देश हैं जैसे बहरीन है उसने 2019 से यह व्यवस्था शुरू करने के लिए वादा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मतलब अपने राज्य के किसानों के लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, या कौन सा राज्य जिसने हाल ही में ये व्यवस्था शुरू की है कि अपने किसानों को वो फ्री में बिजली देगा? तो पहला ऑप्शन है A पंजाब, B हिमाचल प्रदेश, C तेलंगाना, D आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों C तेलंगाना। तेलंगाना ने अपने किसानों के लिए फ्री बिजली की व्यवस्था अभी शुरू की है। पांचवा क्वेश्चन खेल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। तो स्टेटमेंट इसमें भी 2 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला है, विदर्भ ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता। दूसरा स्टेटमेंट है कि रणजी ट्रॉफी के फाइनल में दिल्ली की टीम उप विजेता रही है। ऑप्शंस हैं आपके कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, B है केवल दूसरा स्टेटमेंट, C है दोनों में से कोई भी नहीं, और D है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो जो लोग खेल से इंटरेस्ट रखते हैं उनको ध्यान होगा कि विदर्भ जो है पहली बार उसने रणजी ट्रॉफी जीती जनवरी 2018 में, और दिल्ली की टीम को हरा करके जीता। और इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और इस प्रकार ये आंसर D सही है इस केस में, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नारी पोर्टल शुरू किया गया है। आपको बताना है कि नारी पोर्टल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला कहते हैं, पहला ऑप्शन है आपका कि इसे महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
बी ऑप्शन है महिलाओं से संबंधित योजनाओं को 7 वर्गों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है इस पोर्टल पर। और सी ऑप्शन है इसके माध्यम से विभिन्न एनजीओ भी मंत्रालय से संवाद कर सकते हैं, जिस भी मंत्रालय ने इसको शुरू किया उससे। और डी ऑप्शन है इस पर पोषण, स्वास्थ्य, बचत व निवेश संबंधी सुझाव भी दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। तो नारी पोर्टल नारी से रिलेटेड है और इसे महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित 350 से भी अधिक योजनाओं को 7 वर्गों में बांटकर इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। तो हमें चूज करना है कौन सा सही नहीं है, तो बी भी हमारा सही आंसर नहीं हुआ। सी है इसके माध्यम से विभिन्न एनजीओ भी मंत्रालय से संवाद कर सकते हैं, यह सुविधा इस पोर्टल पर नहीं प्रदान की गई है। नारी पोर्टल के साथ साथ ही ई संवाद नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से महिला कल्याण से संबंधित मुद्दों पर एनजीओ, विभिन्न एनजीओ और नागरिक संगठन जो है मंत्रालय से संवाद कायम कर सकते थे। उसके लिए ई संवाद नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया जो इसी के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट सी सही नहीं है और यही हमारा सही आंसर होगा। और डी ऑप्शन है कि इस पर बचत, पोषण, महिलाओं के संबंध में बचत, पोषण, स्वास्थ्य एवं बचत एवं निवेश संबंधी सुझाव भी इस पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसमें भी 2 कथन है जो नाबार्ड से संबंधित है। हमने पहला प्रश्न जो देखा था उसी से रिलेटेड है। कथन 1, नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 30,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पहला क्वेश्चन अगर आपने किया है तो आपको पता है कि वो हो गई है। ठीक है, कथन 2, नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सही हैं। तो जैसा कि हमने बताया पहला कथन तो सही है, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि इसकी अधिकृत पूंजी जो है 30,000 करोड़ रुपए हो गई है। अब नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी पूर्णतः समाप्त कर दी गई है नहीं, इसके बारे में आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं। तो नाबार्ड में आरबीआई की जो हिस्सेदारी थी अब उसे पूर्णतः समाप्त कर दी गई है और पूरी तरह से गवर्नमेंट ने उस हिस्सेदारी को खरीद लिया है, ले लिया है और इस प्रकार से आरबीआई की हिस्सेदारी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। तो इस प्रकार से दोनों ही कथन सही हैं और ऑप्शन जो सही है वो है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए एक अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे किया गया था और उसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना था, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 23.5%, बी है 25.2%, सी है 30.15% और डी है 32.3%। तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो ये मैं बता देता हूँ कि सीधा सीधा 25.2% भारत में सकल नामांकन, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन की दर रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन 9, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, आपको सही कथन चुनना है इसमें से। पहला, जनवरी 2018 में आयोजित हॉपमैन कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। कप छूट गया है तो उसे आप ध्यान रखिएगा। हॉपमैन कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। दूसरा, जर्मनी इसमें उपविजेता रहा। तो आपको इसमें से सही कथन चुनना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कथन 1, दूसरा ऑप्शन है कथन 2, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों हॉपमैन कप जनवरी 2018 में हुआ था, ये बात सही है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया ने नहीं स्विट्जरलैंड ने जीता है। ठीक है, और जर्मनी इसमें उपविजेता रहा, ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी इसका ऑप्शन हुआ बी। तो ये ध्यान रखिएगा, हॉपमैन कप जीता है इस बार स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष की गणना क्षमता कितनी है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है, भारत का अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसकी गणना क्षमता कितनी है। पहला ऑप्शन है आपका 5.5 पेटाफ्लॉप्स, बी है 6.8 पेटाफ्लॉप्स, सी है 8.3 पेटाफ्लॉप्स और डी है 4.8 पेटाफ्लॉप्स। तो दोस्तों ऑप्शन में जो सबसे सही आंसर है वो है बी 6.8 पेटाफ्लॉप्स। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि जो प्रत्यूष लगा है उसका एक पार्ट मिहिर के नाम से नोएडा में स्थापित किया गया है और दोनों की कंबाइंड क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। अदरवाइज अगर सिर्फ प्रत्यूष की देखा जाए जो सिर्फ पुणे में स्थापित है तो उसकी जो क्षमता है वो 4 पेटाफ्लॉप्स है और 2.8 पेटाफ्लॉप्स जो है वो नोएडा वाले मिहिर की है। तो अगर कंबाइंड 4 पेटाफ्लॉप का ऑप्शन होता तो आप वही टिक करते। अगर 4 पेटाफ्लॉप ऑप्शन नहीं है तो 6.8 पेटाफ्लॉप जो है प्रत्यूष की गणना क्षमता मानी जाएगी।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 4 ऑप्शन में होता तो आप 4 ही चूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अपने तरह के पहले सूचकांक लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स, ये अभी जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर 3 राज्य कौन से हैं? लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि जो सामान इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं उसकी व्यवस्था या उससे रिलेटेड जो प्रबंधन है उसको लॉजिस्टिक सेक्टर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें सबसे प्रथम 3 राज्य जो टॉप के हैं, जो इस बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर प्रबंधन करते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। दूसरा है गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और चौथा है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे है गुजरात, दूसरे पे है पंजाब और थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। और इस प्रकार से हमारा जो आंसर सही है वो है बी, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधार के संदर्भ में अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्चुअल आईडी क्रिएट की जा रही है, तो वर्चुअल आईडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि वर्चुअल आईडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए। पहला, आधार नंबर के स्थान पर यह एक 16 अंकीय संख्या होगी। वर्चुअल आईडी जो होगी वो 16 अंकीय संख्या होगी, पहला कथन ये है। दूसरा है कि यह व्यवस्था 1 जून 2018 से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दोनों में से सही कथन चुनना है। तो पहला कथन कि आधार नंबर के स्थान पर आधार क्या 12 डिजिट की होती है और इसके जगह पे एक 16 अंकों की वर्चुअल आईडी क्रिएट की जाएगी, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन यह व्यवस्था 1 जून 2018 से के बजाय 1 जुलाई 2018 से लागू हो रही है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और इस प्रकार हमारा आंसर जो है वो सही है, वो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? ए है ज्योति ठाकुर, बी है संतोष शाह, सी है आंचल ठाकुर और डी है देवेंद्र शाह। तो आंचल ठाकुर पहली महिला है जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की तरफ से पदक जीता है, महिला या पुरुष दोनों में से। ठीक है, तो सही आंसर है सी, आंचल ठाकुर। उच्च जोखिम वाले प्रसव मामले में सही इलाज व प्रबंधन हेतु पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रसव के मामले में जो उच्च जोखिम वाले प्रसव होते हैं, जैसे कई बार जोखिम में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है किस राज्य ने सबसे पहले? ए है केरल, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है बी, हरियाणा। हरियाणा ने पहला ऐसा पोर्टल शुरू किया है ताकि उच्च जोखिम वाले प्रसव का ठीक से प्रबंधन और उसके संबंध में उनको सही इलाज प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने के मुद्दे पर सुझाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी दिशा निर्देश रहा है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए, तो इसी मुद्दे पर सरकार ने एक समिति गठित की है। किसकी अध्यक्षता में? ए बी आर शर्मा, बी एस एन धिंगरा, सी इंदु मल्होत्रा और डी के एम जोसेफ। तो इसका सही आंसर है बी आर शर्मा की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है ताकि वो अपने सुझाव दें कि सिनेमा हॉल में जो राष्ट्रगान बजते हैं उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश क्या होने चाहिए और क्या व्यवस्था लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट हैं, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इसरो ने अपने 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2018 को किया। दूसरा कथन है, यह प्रक्षेपण PSLV C-40 द्वारा किया गया। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसरो ने अपने 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण 12 जनवरी 2018 को किया और दूसरा कथन भी सही है कि PSLV C-40 द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टोसैट 2 के बारे में। कार्टोसैट 2 का प्रक्षेपण इसरो ने किया है, तो इसके संदर्भ में आपको 3 कथन दिए गए हैं और तीनों में से कौन सा सही है ये आपको चुनना है। सबसे पहले तो इसका प्रक्षेपण 21 जनवरी 2018 को किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसका प्रयोग मौसम की निगरानी हेतु किया जाएगा। तीसरा कथन है, यह एक दूर संवेदी उपग्रह है। तो आपको बताना है कि तीनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, सॉरी, कौन से कथन सही नहीं है ये ध्यान रखिएगा, नहीं पर हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, इसका प्रक्षेपण 21 जनवरी 2018 किया गया, सही नहीं है, क्योंकि इसका प्रक्षेपण 100वें उपग्रह का जब प्रक्षेपण किया गया उसी में कार्टोसैट को भेजा गया जो कि 12 जनवरी 2018 को ही किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट कि इसका प्रयोग मौसम की निगरानी हेतु किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है कि यह एक दूर संवेदी उपग्रह है। इसलिए जो आपका आंसर सही है वो ए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है कि उच्चतम न्यायालय के 4 जजों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो क्वेश्चन ये है कि उच्चतम न्यायालय में रोस्टर प्रणाली पर सवाल उठाते हुए 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यह किसके सरकारी आवास पर आयोजित की गई? देखिए क्वेश्चन थोड़ा फनी सा है, लेकिन कई बार ऐसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग बताइए कितने लोगों को इसका आंसर पता है कि किसके सरकारी आवास पर आयोजित की गई थी? पहला जस्टिस रंजन गोगोई, 4 जज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्हीं के नाम दिए हुए हैं। बी जस्टिस जे चेलमेश्वर, तो आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जस्टिस मदन बी लोकुर, सी ऑप्शन है। और डी है जस्टिस कुरियन जोसेफ। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी ये जस्टिस जे चेलमेश्वर के आवास पर आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है और इसका आयोजन किया गया कहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी दिल्ली, सी वाराणसी और डी राजगीर। तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी राजगीर। डी राजगीर में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन जो है उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति महोदय गए हुए थे और ये 3 दिन तक चलने वाला सम्मेलन था। ठीक है, 11 जनवरी को ये शुरू हुआ था और इसका थीम था धर्म धम्म परंपराओं में राज्य तथा सामाजिक व्यवस्था। इसका थीम था धर्म धम्म परंपराओं में राज्य तथा सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, वैसे ये वन लाइनर क्वेश्चन था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई भारतीय सैनिकों के शौर्य के लिए याद की जाती है। हाइफा की लड़ाई के बारे में बहुत चर्चा रही है आजकल। तो हाइफा की लड़ाई भारतीय सैनिकों के शौर्य के लिए याद की जाती है। ये हाइफा कहाँ अवस्थित है? तो ये भी बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है रिसेंट इवेंट से, क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा है। तो आपको बताना है कहाँ पे है ये अवस्थित। ए म्यांमार, बी तुर्की, सी इजराइल, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है सी इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति अभी आए थे बेंजामिन नेतन्याहू। तो 3 मूर्ति चौक जो है, 3 मूर्ति चौक दिल्ली में एक स्थान है, वो इसी हाइफा की लड़ाई के स्मृति में वो 3 मूर्ति चौक स्थापित किया गया है। वहाँ पे 3 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं एक ही साथ ज्वाइंट, और वो हाइफा की लड़ाई में भारतीयों के शौर्य को प्रदर्शित करती हैं। तो उस चौक का नाम भी चेंज किया गया है, 3 मूर्ति हाइफा चौक किया गया है। और वो 3 मूर्तियाँ जो हैं इसमें हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर के 3 रियासतों को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ के सैनिक 44 सैनिक इस युद्ध में मरे थे और हाइफा की लड़ाई में उन्होंने शत्रु राष्ट्र ब्रिटेन की ओर से लड़े थे और काफ़ी शौर्य का प्रदर्शन करके हाइफा को जीत लिया था। ठीक है, तो 3 जो रियासत थी उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 रियासतों के नाम आप नोट कर लीजिएगा। हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर के 3 रियासत थी जहाँ के 44 भारतीय सैनिक मरे थे इस लड़ाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बबराला फर्टिलाइजर संयंत्र, ये टाटा का था, टाटा केमिकल्स का। बबराला फर्टिलाइजर संयंत्र कहाँ अवस्थित है? हाल ही में यारा फर्टिलाइजर्स जो है नॉर्वे की एक कंपनी है जिसने इसका अधिग्रहण कर लिया टाटा केमिकल्स से, तो इसीलिए ये चर्चा में था। और ये कहाँ पे अवस्थित है आपको बताना है। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो बबराला जो है वो डी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवस्थित है। ठीक है, उसके नरौरा जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके पास में ही अवस्थित है बबराला, जो कि अब यारा फर्टिलाइजर नॉर्वे की कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। पहले ये टाटा केमिकल्स की संपत्ति हुआ करती थी, अब ये यारा फर्टिलाइजर्स, और ये यारा फर्टिलाइजर का जो अधिग्रहण किया गया है अपने तरह का किसी फर्टिलाइजर सेक्टर में देश में पहला अधिग्रहण है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक क्लाउड पॉलिसी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पब्लिक क्लाउड का मतलब यह बादल से नहीं है, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जो इंटरनेट में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होती है, क्लाउड के बारे में उससे रिलेटेड है कि पब्लिक क्लाउड पॉलिसी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके ए कर्नाटक,
बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी पब्लिक क्लाउड पॉलिसी घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डॉक्टर गुरुचरण सिंह कलकत जिनका कि जनवरी 2018 में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए पर्यावरण संरक्षण, बी कृषि विज्ञान, सी मौसम विज्ञान और डी चिकित्सा विज्ञान। तो डॉक्टर गुरुचरण सिंह कलकत जो हैं वो हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया था उन्होंने। ये कृषि वैज्ञानिक थे और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे पंजाब में। तो सही आंसर है कृषि विज्ञान से संबंधित थे और हरित क्रांति में इनका योगदान बहुत उल्लेखनीय रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए है भर्तृहरि महताब, बी है दिनेश त्रिवेदी, सी गुलाम नबी आज़ाद और डी है हुकुमदेव यादव, हुकुमदेव नारायण यादव। ठीक है। तो आपको बताना है कि किसको प्रदान किया गया 2017 का। इनफैक्ट इन चारों ही लोगों को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्रदान किया गया है, लेकिन अलग अलग वर्ष के लिए। ठीक है। इन चारों लोगों को मिला है, तो 2017 के लिए किसको मिला है आपको ये बताना है। तो 2017 के लिए मिला है भर्तृहरि महताब को। ये उड़ीसा के सांसद हैं बीजू जनता दल के। ठीक है। दिनेश त्रिवेदी को 2016 के लिए मिला है, जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, बंगाल के, उसके सांसद हैं। गुलाम नबी आज़ाद को 2015 के लिए मिला था और हुकुमदेव नारायण यादव को 2014 के लिए मिला है। ठीक है। तो 2017 के लिए भर्तृहरि महताब को मिला है, तो ए आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2017 के अनुसार। ठीक है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो इसमें भारत का स्थान है 6ठा। अब भारत जो है विश्व के 6 सबसे धनी देशों में से है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में सिर्फ प्राइवेट वेल्थ, जो इतने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके जो प्राइवेट संपत्ति हैं उसकी गणना की गई है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट फंड और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। इसमें पहले स्थान पर रहा है यूएसए, दूसरे स्थान पर रहा है चीन, तीसरे पर रहा है जापान, चौथे पे यूके, 5वें पे जर्मनी। ठीक है। और 6ठे पे भारत रहा है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक समृद्धि है, जो वैश्विक वेल्थ है, उसमें 12% की वृद्धि हुई है। चाइना के अंदर जो वेल्थ है इंडिविजुअल्स की, उसमें 22% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत में ये वृद्धि सर्वाधिक रही है और ये इंडिविजुअल के वेल्थ में 25% की वृद्धि हुई है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ है। तो ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्वेश्चंस देखा, आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके सजेशंस और फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस के आंसर्स के मामले में हमने पूरी सावधानी बरती है कि आपको एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि इस आंसर में सुधार होना चाहिए तो हम उसका वेलकम करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।